आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाहिद लतीफ़ है। फ़ोटोसिंथेसिस के टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं और आज मैं आपके साथ उसी से रिलेटेड एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा, दैट इज़ C4 साइकिल। C4 साइकिल क्या होती है, अब हम इसको सबसे पहले देखते हैं। C4 साइकिल बेसिकली एक एडेप्टेशन है और इसके नतीजे में क्या होती है कि इन प्लांट्स में फ़ोटो रेस्पायरेशन जो है वो कंडक्ट नहीं हो पाती है। फ़ोटो रेस्पायरेशन क्या आती है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो RUBP के साथ जाके कंबाइन होती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आगे चल के जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं बनता, और दूसरा ये है कि ये जो है एक वेस्टफुल प्रोसेस है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है इस प्रोसेस में। अच्छा, अब ये जो C4 साइकिल है कौन से प्लांट्स में कंडक्ट होती है, ये वो प्लांट्स होते हैं जो ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, और जिसके नतीजे में क्या होता है कि इन प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मेज़ है, ठीक है, राइट, सॉर्गम है, ठीक है, इसी तरीके से शुगर केन है, यूफोर्बिया यूफोर्बिक है, ठीक है, और चीनोपोडियम। ये तमाम वो प्लांट्स हैं जहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जहाँ पे ये इसके चांसेस ज़्यादा हैं C4 साइकिल कंडक्ट होती है। अब ये एडेप्टेशन क्या है C4 साइकिल में, असल में जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें दो तरह के क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी कि कहना चाहिए कि उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें जो थाइलेकॉइड में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक का कहलाता है ग्रैना और एक कहलाता है ए ग्रैना। अच्छा, अब ग्रैना क्या होता है, ग्रैना ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था कि जब थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन स्टैक लाइक अरेंजमेंट करते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड ग्रैना। और ए ग्रैना क्या होता है कि जिसमें ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है ग्रैना, ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अच्छा, अब जहाँ ग्रैना मौजूद होते हैं, ग्रैना कहाँ पे, ये अच्छा मैं उससे पहले आपको बताऊँ कि ये लीव्स हैं, जो क्या कहते हैं C4 प्लांट्स के लीव्स हैं, और ये इसमें उसका इंटरनल सेक्शन दिखाया गया है। इसमें ये एपिडर्मस की लेयर है और इसके नीचे ये अगर आप देखें तो ये मीजोफिल सेल्स हैं, और उसके बाद ये जो राउंड सर्कुलर है आपको अरेंजमेंट नज़र आ रहा है सेल्स का, इसको हम कहते हैं बंडल शीट सेल्स। अब ये जो मीजोफिल सेल्स हैं इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें क्या होते हैं, ग्रैना स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, और ये जो बंडल शीट सेल नज़र आ रहे हैं इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं लेकिन इनमें ग्रैना मौजूद नहीं होते हैं। अब ये जो मीजोफिल सेल्स हैं यहाँ पे क्या है, C4 साइकिल कंडक्ट होती है, और ये जो ग्रैना है यहाँ पे क्या है, C3 साइकिल कंडक्ट होती है। मतलब ये हो कि यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, और इसका मतलब ये हो कि ये जो C4 साइकिल है एक बेनिफिशियल प्रोसेस है प्लांट्स के लिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो ग्रैना है उसमें एक ग्रैना में डार्क रिएक्शंस होते हैं, और दूसरी ख़ास बात ये कि एक और मैं बात बताना आपको शेयर करना भूल गया, मैं समझाता हूँ आपको कि देखिए इसमें ये जो मीजोफिल सेल्स हैं ये अगर फर्स्ट करें यहाँ से सूरज की रोशनी पड़ रही तो सबसे पहले यहाँ पड़ेगी, फिर उसके बाद ये मीजोफिल सेल्स पड़ेगी। इसका मतलब कि मीजोफिल सेल्स ज़्यादा एक्सपोज हैं, जब ये गर्म होंगे तो अल्टीमेट टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी, और यहाँ पे कौन सी साइकिल कंडक्ट होगी, C4, जबकि यहाँ पे कंडक्ट होगी C3, और ये जो है नीचे की तरफ मौजूद है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर जो है कम होता है, राइट। अच्छा, अब हम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि C4 प्लांट जो हैं उन्होंने C3 साइकिल करने के लिए अपनी जगह को क्या किया है, चेंज कर लिया है। नॉर्मली कहाँ पे C3 साइकिल कंडक्ट होती है, मीजोफिल सेल्स में, लेकिन C4 प्लांट्स में जो C3 साइकिल है वो कहाँ पे कंडक्ट हो रही है, बंडल शीट सेल्स में। अच्छा, अब ये जो मीजोफिल सेल्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, और रिलीज़ होने के बाद फिर क्या होती है, ये बाहर निकल जाती है। अच्छा, अब ये जो C4 साइकिल है इसको हम हैच-लैग साइकिल भी कहते हैं, और C4 साइकिल को हम C4 साइकिल क्यों कहते हैं, इसमें जो पहला कंपाउंड बनता है कार्बन कंपाउंड, उसके में जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो 4 कार्बन होते हैं। मैं आगे चल के अभी आपको साइकिल में दिखाऊंगा। साइकिल अब C4 साइकिल में आपसे डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आपके सामने C4 साइकिल है। इसमें अगर आप देखें तो होता ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये लीव्स के अंदर स्टोमेटा से दाखिल होती है, वहाँ पे मौजूद पानी के साथ रिएक्ट करती है,
और एंजाइम कौन सा होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट, और इसकी मौजूदगी में कंपाउंड बनता है दैट इज़ कार्बोनिक एसिड बनता है। फिर ये कार्बोनिक एसिड क्या होता है, ब्रेक होता है प्रोटॉन में और बाइकार्बोनेट में। देन ये जो बाइकार्बोनेट है किसके साथ रिएक्ट करता है, पीईपी के साथ। अब पीईपी क्या है, इट इज़ अ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, राइट। और एंजाइम कौन सा होता है, दैट इज़ पेप्को। पेप्को किसको कहा जाता है, पेप्को कहा जाता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। अच्छा, अब इस एंजाइम की भी एक ख़ास बात है, ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलेज के साथ कंबाइन होता है, इसके अलावा ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होगा। इसका मतलब ये है अगर मीज़ोफिल सेल्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ भी रही है तो ये एंजाइम जो उसके साथ कंबाइन पेप्को पीईपी को कंबाइन होने नहीं देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे फोटो रेस्पायरेशन होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा जनाब, अब ये जो बाइकार्बोनेट है ये पीईपी के साथ रिएक्ट कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्को, और पहला जो कंपाउंड बनेगा दैट इज़ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा। और मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये जो पहला कंपाउंड बनता है दैट इज़ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये क्या होता है, 4 कार्बन कंपाउंड होता है। देन ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। रिड्यूस कैसे होगा, उसके लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो वी हैव अ NADPH2, NADPH2 रिड्यूस होगा। NADPH2 को हम इस्तेमाल करेंगे और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड में। तो ये सारा जो प्रोसेस अब तक यहाँ पे जो कंडक्ट हुआ है ये कहाँ पे कंडक्ट हो रहा है, मीज़ोफिल सेल्स में हो रहा है, यानी कि वहाँ पे कंडक्ट हो रहा है जहाँ जो ऊपर वाले सेल्स हैं जिनमें जो है क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें क्या है, ग्रेना के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। उसके बाद ये मैलिक एसिड जो है मतलब डिफ्यूज़ करके कहाँ पे आएगा, बंडल शीट सेल्स में आएगा, और ये मैलिक एसिड यहाँ पे आके ब्रेक कर जाएगा 2 कंपाउंड में, पायरुविक एसिड में जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब यहाँ पे क्या होगा कि C3 साइकिल स्टार्ट होगी, यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है ये क्या होगी, RUBP के साथ कंबाइन होगी, और यहाँ पे तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मौजूद ही नहीं है, ऑक्सीजन जो थी भी वो यहाँ से क्या हुई, बाहर निकल गई, ठीक है। अब ये जो RUBP है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड होगी एंजाइम रुबिस्को की मौजूदगी में। अगेन पहला कंपाउंड बनेगा 3PGA, फिर उसके बाद PGL बनेगा, PGL आगे चल के क्या करेगा, ग्लूकोज बनाएगा, और जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको C3 साइकिल को डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, तो ये साइकिल यहाँ पे कंडक्ट होगी। ये सिंपल एक C4 साइकिल के बारे में था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ कंबाइन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के अंदर आती है, फिर यहाँ पे एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट की मौजूदगी में क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है, ये ब्रेक होता है, बाइकार्बोनेट बनता है। ये बाइकार्बोनेट जो है कंपाउंड PEP के साथ रिएक्ट करता है जिसको हम फॉस्फोइनॉल पायरुवेट करते हैं। एंजाइम कौन सा होता है, पेप्को, ठीक है, और उसकी मौजूदगी में पहला कंपाउंड बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है इट इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड, ये रिड्यूस होकर मैलिक एसिड बन जाता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। रिड्यूस होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो कि लाइट रिएक्शन से बना था NADPH2, इसको हम इस्तेमाल करते हैं प्लांट, और ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मैलिक एसिड यहाँ से डिफ्यूज़ होकर किस में आता है, बंडल शीट सेल्स में आता है, वहाँ पे ये ब्रेक होता है, पायरुविक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन दोबारा से RUBP के साथ कंबाइन करती है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मौजूद नहीं होती, कम होती है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, और अल्टीमेटली फिर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, 3PGA बनता है, फिर PGL बनता है, और देन फाइनली ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पे बनता है। इसके अलावा एक और बात कि ये जो पायरुविक एसिड है दोबारा से डिफ्यूज़ होकर कहाँ चला जाता है, मीज़ोफिल सेल्स में चला जाता है, वहाँ पे ये ATP को इस्तेमाल करता है और कन्वर्ट हो जाता है ADP में। यहाँ पे 2 ATPs इस्तेमाल होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ADP में, या फिर आप ऐसे समझिए कि एक ATP है इसमें से 2 फॉस्फोरस इस्तेमाल होंगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AMP में, और फिर ये जो एस्पेरिक पायरुविक एसिड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन दोबारा से PEP में, और फिर ये PEP दोबारा से कौन इस्तेमाल करेगा, बाइकार्बोनेट इस्तेमाल करेगा, और इस तरीके से ये साइकिल क्या होगी, प्लांट्स में कंडक्ट होती रहेगी। आपने देखा कि C3 साइकिल जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ाई थी उसमें कितने ATPs इस्तेमाल होते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, 18 के करीब ATPs वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, जबकि ये जो C4 साइकिल है इसमें 12 के करीब जो होते हैं ATPs इस्तेमाल होते हैं, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। ये देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था ना, यहाँ 2 ATPs इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये साइकिल 6 टाइम कंडक्ट होगी तो इसलिए ATPs की तादाद कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो 18 C3 में इस्तेमाल होंगे
12 कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, C4 साइकिल में, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में इस्तेमाल होंगे। इसका मतलब टोटल कितने हो गए, 30 ATPs जो इस्तेमाल होंगे। एक तरीके से ये C3 के मुकाबले में क्या एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि C3 में 18 ATPs इस्तेमाल होते हैं, जबकि C4 में कितने होते हैं, 30 ATPs इस्तेमाल होते हैं। लेकिन एक फ़ायदा भी है, वो फ़ायदा ये कि यहाँ पे फोटो रेस्पायरेशन नहीं होगी, यहाँ पे प्लांट होंगे वो अच्छी ग्रोथ देंगे। और जबकि C3 प्लांट में अगर फोटो रेस्पायरेशन स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो प्लांट का जो प्रोसेस है क्या होगा, वो बेकार हो जाएगा, वेस्टफुल हो जाएगा। हैंस C4 प्लांट शोज, और इस तरीके से C4 प्लांट में क्या होता है, C3 साइकिल और C4 साइकिल दोनों ही कंडक्ट होती हैं। सो ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह इसके बाद फिर मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक्स को भी डिस्कस करूँगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।